क्या इस्लाम खतरे में है और इस्लाम किस चीज़ से खतरे में है और क्या इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है? आपके सामने एक रिसर्च थ्योरी पेश करने की कोशिश करूँगा। ये जो रिसर्च थ्योरी आई उसने बताने की कोशिश की है क्या क्या इस्लाम को किस चीज़ से खतरा है और इस्लाम को किस चीज़ से खतरा है। और ओवरऑल क्या इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। इन्होंने ओवरऑल सारी रिसर्च की है। ये जो रिसर्च जो है ये 10 से 20 साल की रिसर्च वो सामने लेके आए हैं और बताने की कोशिश की है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इस्लाम को कौन से जो खतरात लाहिक हैं और ओवरऑल और इसको हिस्टोरिकल एलिमेंट को सामने रखते हुए और इस करंट एलिमेंट और फ्यूचर में जो मामला जो हमारे सामने आएँगे उन्हें हमारे सामने रखने की कोशिश की है। ये ओवरऑल हमें इससे काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा कि हम इस मुकाम पे खड़े हैं। तो आपके सामने सादा सादा ज़ुबान के अंदर, सादा अल्फाज़ के अंदर पेश करने की कोशिश करूँगा। ये सारी की सारी थ्योरी जो है वो 3 चीज़ों पे खड़ी हुई है। एक कंपैरिज़न, ट्रस्ट और चॉइस। ये 3 चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसके हिस्टोरिकल एलिमेंट के लिहाज से और आज के एलिमेंट के लिहाज से और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये 3 चीज़ों के ऊपर सारे के सारी जो फाउंडेशन जो है, सारी जो बिल्डिंग जो है ये बिल्कुल इस तरह खड़ी हुई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हिस्टोरिकल एलिमेंट के तौर पर देखें तो इस्लाम के ऊपर पहले जो ओवरऑल इस्लाम के जो जितने भी मामला गुजरे हैं उसमें 3 तरह की सल्तनतें आई हैं। एक अरब भी है थे, फिर उस्मानी सल्तनत भी आई है, मुग़ल भी आए हैं। अगर आप देख सकते हैं जो हमारे बड़े सिर पाक हिंद के मुग़ल भी आए, उसमें अरब भी आते रहे, काफ़ी मामला होते रहे हैं। उसमें आप देखें इनका एक चीज़ बड़ी कॉमन होती थी। वो ये थी कि इनके जो अपना रहने-सहने का स्टाइल था, जो ओवरऑल जो है था वो उससे बहुत मुख्तलिफ था, जो अवाम को इस्लाम के तौर पे, मज़हब के तौर पे पढ़ाया जा रहा था लोकल तौर पे। आप कोई भी हुक्मरान उठा के देख सकते हैं, जो जितने भी अरब हुक्मरान जो हैं, फिर उस्मानी सल्तनत देख सकते हैं, फिर मुग़ल देख सकते हैं। मुग़लों की तौर पे मिसाल के तौर पे आपको सादा थोड़ी-थोड़ी मिसाल देके समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें आप मुग़ल में सबसे पहले जो मुग़ल बादशाह जो आता है, जो बाबर जो आता है, अगर आप उसकी अपनी सवाने उमरी पढ़ें, तो उसके अंदर उसने बताने की कोशिश की है कि किस तरह वो शराब वगैरह पीता था, औरतों की महफ़िल में जाता था, औरतों के काफ़ी रसिया वगैरह भी था। और उसकी ज़िंदगी का उसकी अपनी शेरो-शायरी भी चेक करें तो उसने ओवरऑल इस बात को बड़ा ओपनली कहा है कि ज़िंदगी जो होता है बड़ी मतलब आर्ज़ी तौर पे हमें मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहिए। लेकिन साथ-साथ जब उसने जंग वगैरह लड़नी होती थी, जहाँ उसका मसलन पेश आते थे, तो ओवरऑल तो जो साथ ही वो जहाद का ऐलान भी कर देता था। यानी आपस में एक दूसरे पे फतवे लगाना, किसी को काफ़िर करार दे देना और जिसके साथ उसने अपनी एक पार्टनरशिप की होती थी, कहीं कोई हिंदू बादशाह के साथ, किसी जो महाराजा के साथ, उसके साथ ही जहाद का ऐलान भी कर देना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी चीज़ है, इसका मैंने अलहदा वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके बारे में लंबी बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये एक तो वो मामला थे। दूसरी अगर आप थोड़ा-सा उस्मानी सल्तनत के बारे में देखें, तो उस्मानी सल्तनत में भी जो वहाँ के जो सुल्तान जो है थे, उन्होंने अपने ख़ानम बनाए हुए थे, शराब-नोशी तो बिल्कुल आम ही थी। और जो भी कोई हुक्मरान बनता था, सबसे पहले अपने सारे जो भाई जो होते थे, उनको कत्ल कर दिया जाता था। और उसी उस्मानी सल्तनत के अंडर आप देख सकते हैं कि उन्होंने 200 साल तक वहाँ पे प्रिंटर ही नहीं आने दिया और जो वहाँ के लोकल जो उलमा कराम थे, जो उस वक़्त आलम जो सो कॉल्ड है थे, उनसे फ़तवा ले लिया कि ये एक ब्लास्फेमी हो जाएगी, यानी ये तौहीन मज़हब हो जाएगी। और जो अरब हुक्मरान थे वो भी आप देख सकते हैं, जब अरब हुक्मरान जब बैठे हुए थे वहाँ बगदाद में, तो वहाँ बाद में जब चंगेज़ खान आया तो कहते हैं हमें अल्लाह अल्लाह की हेल्प आएगी, और वो अपनी मामलात में लगे हुए थे। जो भी ये मामला आप उसका अच्छी तरह जानते इस बारे में, उनका कोई परवाह किसी चीज़ की नहीं। तो फिर चंगेज़ खान ने आके उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। ये सारे जब इन चीज़ें जब क्योंकि इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो अवाम को जिस तरह कंट्रोल किया हुआ था और जिस तरह खुद ज़िंदगी गुज़ारे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अवाम को किस तरह कंट्रोल किया होता है। जिस तरह मैंने पहले कहा, इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, इनका अपना लाइफ़स्टाइल जो था ओवरऑल, जो हमें जो उस वक़्त के दौर के अंदर, जो इस वक़्त भी आप देख सकते हैं, जो इस्लाम की तालीमात जो हैं, जो आम लोगों को बताई जाती है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनका हर चीज़, कोई भी चीज़ मोस्ट ऑफ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, उसका उसका जो रिलीजियस जो स्टडी पढ़ाई जाती है, जो बातें आम इंसान को बताई जाती हैं, उसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की लाइफ़ है। फिर वजह क्या थी कि उस उन लोगों को कंट्रोल कैसे किया गया था। उसके जिस तरह ये चीज़ें काफ़ी उनके अंदर कॉमन थी, तो उसी तरह एक और चीज़ भी उनके अंदर काफ़ी कॉमन थी। वो चीज़ कॉमन थी कि उन्होंने लोकल जब मस्जिद का सिस्टम था, उसके लिए सारी अवाम को कंट्रोल किया हुआ था। ये सारे के सारे जो हुक्मरान जो आए, बेशक वो अरब थे, मुग़ल थे और उस्मानी सल्तनत के जो लोग जितने भी आए थे, उन्होंने अपने दरबारों में ख़ास तौर पे उस वक़्त के उलमा कराम को एक ख़ास नशिस्त दी हुई थी, जिसके ज़रिए वो जो फतवे लगवा कर मामला करके सब चीज़ों को कंट्रोल करते होते थे। क्योंकि वो ज़माना इस तरह का ज़माना था कि आपको अब जो लोग उस वक़्त रहते होते थे, उनको ये पता भी नहीं होता था कि साथ वाले जो टाउन या कस्बा जो है उसके अंदर क्या मामलात हैं। दूसरा शहर या दूसरे मुल्कों को जो मामलात हैं वो तो छोड़ ही देना। उस वक़्त आप सिस्टम इस तरह चेक कर सकते हैं कि जिस तरह एक मस्जिद का मौलवी है, कोई आपको रिलीजियस कोई मज़हबी मामला पेश आ गया अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उनको हर चीज़ के अंदर मज़हब का नाम लगाकर हर चीज़ को उन्होंने, अगर आपने किसी की शादी करनी है, जायदाद तक़सीम करनी है, रहना है, क्या नहीं करना, किसी क्या जो भी आपने करना है, उसको मज़हब के साथ जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से आम बंदा बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। अगर वो हुक्मरान के बारे में बात करना चाहता भी था, बिल्कुल उसके ऊपर फतवा लगता था। वो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक मुस्लिम माशरे में रह रहे हैं, जहाँ पे बादशाह हुकूमत कर रहा है,
तो वहाँ अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते, तो आप एग्री नहीं करेंगे तो आप कहाँ जाएँगे? उस वक़्त तो इतने कोई उसको इंटरनेट वगैरह तो है नहीं था, आप कहेंगे चलो जी टिकट कराओ या वीज़ा लो, वहाँ पहुँच जाओ, ऐसे मामला तो नहीं थे ना। तो उस बंदा जो है मजबूर था इस चीज़ को भी, इसलिए अक्सर लोग आवाज़ उठाते नहीं थे और उस चीज़ को अपनी किस्मत समझ के मान लेते थे। और उस किस्मत को क्या कहा जाता था कि तुम्हें मरने के बाद आपको अजर मिलेगा। इसी चीज़ को सामने रखते हुए लोकल जो अगर किसी बंदे को आम मसला पेश आ गया, फ़र्ज़ कर लें, तो अगर लोकल मौलवी के पास गया, उसको बताने की कोशिश की है कि मुझे ये मसला वगैरह पेश आया, तो उसने जो बात कह दी है, उसने उसी चीज़ को मान लिया। उसने उसके बारे में ज़्यादा चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यही मामला आगे चलते रहे। उसके बाद जब लास्ट जो यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर ओवरऑल जो लास्ट जो एम्पायर जो आई थी, वो ब्रिटिश एम्पायर थी, जिसने जितने भी आप कंट्री इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, सीरिया, इराक आ जाता है, उसमें उसमें कुवैत आ जाता है, बहरीन आ जाता है, इनका नामो निशान भी नहीं था, यूएई वगैरह, ये तो इन्होंने बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उन्होंने जब ब्रिटिश एम्पायर ने ये देख लिया कि हमें अपनी थ्योरी यहाँ का लेके आनी, जिस तरह हमारे मुल्क यूरोपियन है, इससे हम कामयाबी नहीं होगी। जिस तरह ये कौम जिस तरह सदियों से ऐसे आ रही है, इनको मज़हब के जो मामला थे इसी के अंदर कंट्रोल करके हम इनको इनके ऊपर आसानी से हुकूमत कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर वैसा हुआ, इतने बड़े हिंदुस्तान के ऊपर थोड़ी सी ब्रिटिश ने वहाँ पर आके आसानी से कब्जा किया, मज़हब के मामले को काफ़ी हवा दी, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा फिर वारियत फैली, कई मामला हो गए, इससे मामला आगे चलते रहे। तो यही मज़हब के मामला आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़े से अपने नाना दादी से या पूछें तो आपको आसानी से बताएंगे कि उनको किसी चीज़ का पता भी नहीं होता था, सादे लोग थे, लेकिन सादगी का क्योंकि सादा रखा गया था उनको। उन्हें खुद भी कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की कि आप उनसे पूछेंगे ना, तो उन्होंने आके आपके माम आपके दादाजी, आपके दादी, नाना नानी जो भी हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, उंगली फेर रहे हैं, कोई कोशिश भी नहीं की कि इसका उर्दू तर्जमा पढ़ लें, कभी हदीस ही पढ़ लें। जो लोकल मौलवी है, जो उस वक्त जो उसने जो बात कह दी, उसी को उस तरह मान लिया गया। फिर उन्होंने कभी रिसर्च भी नहीं की, और इसी चीज़ को आगे लेके आगे नस्ल दर नस्ल चीज़ें ट्रांसफ़र होती रही और हुक्मरान ऐसे मामला करते रहे। अगर आज भी अगर आप दुनिया में देखें, मोरक्को से लेकर मलेशिया तक, पाकिस्तान से लेकर सोमालिया तक, जितनी भी सारी कंट्री आप देख सकते हैं, इन सारी कंट्री का वो एक तो वो दौर था ना ब्रिटिश के, उसके बाद जब पाकिस्तान आज़ाद वगैरह हो गया, बाकी कई मुल्क जो नहीं उभर के मुस्लिम मुल्क दुनिया के लोग उभर के सामने आए, उस वक्त से लेकर अगर आज के दौर में आप देख लें, सारे हुक्मरान जो हैं, आप जॉर्डन के हुक्मरान देख लें, यूएई चेक कर लें, सऊदी अरब चेक कर लें, पाकिस्तान चेक कर लें, मलेशिया चेक कर लें, मोरक्को चेक कर लें, किसी को चेक कर लें, यू नेम इट, उनका सामने उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो और रहने का स्टाइल है, उसका इस्लाम की तालीमात जो आम बंदे को बताई जा रही हैं, जो फतवे जारी किए जा रहे हैं, जिस तरह उनको डरा के रखा जा रहा है, उससे बहुत दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह यूरोपियन भी ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो यहाँ से आपको पता चलेगा किस तरह ओवरऑल। देखिए उसके साथ ये भी है कि किस तरह इस्लाम, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको और गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उनको वो और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके मज़हब के जरिए कंट्रोल अभी तक कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे छोटी एक और मिसाल भी है कि कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। अल्जीरिया के अंदर जिस तरह मस्जिद बनाई गई है, जिस पे अराउंड ओवर $800 मिलियन लगे हैं, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं, और वो मस्जिद बनवाई उन्होंने किससे है? चाइनीज़ से। और चाइनीज़ मजदूर भी अपने साथ लेके आते, यानी अल्जीरिया के अंदर लोकल मजदूर भी अवेलेबल नहीं थे जो आकर इस मस्जिद की तमीर कर देते। यानी अंदाज़ा कर सकते हैं कि यही पैसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के ऊपर इन चीज़ों में लग सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी बिल्कुल नहीं लगे। और क्योंकि वजह क्या है, उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद ये है, जिस तरह सदियों से ऐसे ये जितना भी आप इस्लामी सल्तनत देख सकते हैं, उनको ऐसे कंट्रोल करना ही, इनको अवाम को इस चक्कर लगाई रखो और ऊपर बैठ के आसानी से कंट्रोल करते रहो। तो यही मामला आगे आपके सामने पेश आते रहेंगे। जिस तरह पर आप देख लें, जितनी भी इस्लामी सल्तनतें गुजरी हैं, कोई एक भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकते। पर मदरसों में काफ़ी जोर दिया है कि उससे काफ़ी कंट्रोल होते हैं। आज ही मदरसे हुए हुए हैं, लेकिन अगर आप देख लें कि उस्मानी सल्तनत भी गुजरी है, अरब भी गुजरे हैं, उसके अलावा जो और जो है मुग़ल भी आए हैं, इन्होंने जाके ताजमहल टाइप का बनाया, लेकिन एक भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इन्होंने। जिस तरह ऑक्सफोर्ड है, जिस तरह कैम्ब्रिज 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। अब ये नहीं कि वहाँ यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी, जब माशरे बहुत अच्छे थे, लेकिन साथ साथ वहाँ दोनों काम साथ साथ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मामला इस तरह बिल्कुल जोर नहीं दिया गया। कुछ मुस्लिम साइंसदानों को अक्सर नाम दिया जाता है कि इस्लाम का सुनहरी दौर था, मुस्लिम साइंसदान थे, वो उसमें कई कन्वर्ट हुए, उनकी भी हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने जाके कोई रिसर्च करने की कोशिश की है, उनको किस तरह तज़लील की गई, उनको किस तरह मारा गया, उनका आज नामो निशान भी नहीं है। लेकिन उसी को लेके हमारे अक्सर लोग उनको कोट करने की कोशिश करते हैं अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए। ये थोड़े से मैं आपके मामला सामने रखने की कोशिश की है कि किस तरह ये तीन चीज़ें थी। अब इसको अगर जैसे मैंने पहले कहा, 3 चीज़ों के साथ आप, जिसमें एक था कंपैरिजन, ट्रस्ट और उसमें चॉइस। अगर तीनों चीज़ों को देखें हिस्टोरिकल एलिमेंट के अंदर, तो उन पर कंपैरिजन करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी कि इसके हमारे पास जो हम चीज़ बताई कि इसको किससे कंपेयर करें कि ये ठीक है गलत है। उसकी वजह थी क्योंकि भाई रिसोर्सेज ऐसे नहीं थे, किसी के पास कौन सा इंटरनेट आता, कोई मीडिया आ रहा था, कोई उस तक कोई चीज़ नहीं थी ना। अब फिर दूसरा ट्रस्ट था, जो आपको लोकल मौलवी ने जो हुक्मरान ने जो कह दिया, उसी पर ट्रस्ट करना। अगर नहीं ट्रस्ट करेंगे तो अपनी जान से जाएंगे। तीसरी बात थी चॉइस, वो चॉइस ही कोई नहीं थी।
किसी के पास क्या कर सकते हैं, जो उनको बता दिया गया उसी को मानना, अगर नहीं मानेगा तो फिर ज़िंदगी से फिर वही बात है कि आप ज़िंदा रहना आपका मुश्किल होगा। ये चीज़ें सामने रख के ये मैं आपके सामने हिस्टोरिकल एलिमेंट रखने की कोशिश की है कि उस तरह किस तरह सब चीज़ों के जिस तरह मस्जिदों के सिस्टम के ज़रिए जो आज भी ऐसे किया जा रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। अब आगे बात करते हैं कि इस्लाम को ख़तरा पे किस चीज़ से और क्या इस्लाम खतरे में है। उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो सबसे कि क्रिश्चियनिटी जो है थी वो भी ऐसी थी, चर्चों के अंदर भी जो वहाँ के चर्च के जो पादरी वगैरह जो है थे वो भी उस वक़्त जो उनके खिलाफ बात करते थे उनको ज़िंदा जला देते थे और इससे कई वाक़ये पेश आए हुए हैं। मज़हब को कंट्रोल करने की जो बात वो कहते थे वो वैसे ही होती थी। लेकिन जब प्रिंट मीडिया आया, प्रिंट मीडिया ने क्रिश्चियनिटी को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। जो उनकी बातें मशहूर थी, लोगों ने उससे आहिस्ता से बेज़ारी छोड़ की और आहिस्ता चर्च को रियासत के अमूर से अलहदा कर दिया। कि उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर, और एक नया दौर का आगाज़ हुआ। उसके बाद वेस्ट ने वो तरक्की की, वो इतने आगे निकल गया कि आज हम उनको चाहते जितने बड़ी तेज़ दौड़ लगाकर पकड़ने की कोशिश करें, उनको नहीं पकड़ सकते। ये क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी जो प्रिंट मीडिया है सवाल उठाए गए, उस सवालों के जवाब नहीं थे और आहिस्ता वो कमज़ोर होता है। आज क्रिश्चियनिटी जो सिर्फ आप कह सकते हैं एक सोशल क्लब बन चुका है। वहाँ पे अगर आप एक किसी बैठ कहीं गए या कोई भी बात करता है, कोई कुछ नहीं करता, वो अपनी सर्वाइवल की जंग है उनकी। तो ये मैं थोड़ा सा ये रेफरेंस पेश किया ताकि आपको इसको आसानी से समझ सकें कि अब बात करते हैं कि इस्लाम को, अगर आप इस्लाम के बाद मामला देखें तो इस्लाम को किस चीज़ से खतरा है। इस्लाम को खतरा जो है वो किसी चीज़ से नहीं, इस्लाम को अपनी दी हुई थ्योरी से खतरा है। वो पहले जो थ्योरी जो थी, पहले इसको टेस्ट नहीं किया गया, क्वेश्चन उठाया गया। क्योंकि जब मैंने जैसे पहले कहा कि आप मुस्लिम दुनिया में रह रहे हैं, एक खास आपको चॉइस को नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन करेंगे आप खुद भी खतरे में आएंगे, फैमिली खतरे में आएगी, आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। उसके बाद जब इंटरनेट आया, उसके बाद इंटरनेट के बाद जब सोशल मीडिया आया, उसके बाद लोगों ने आहिस्ता सवाल उठाने शुरू किए और जब सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो उसके बाद फिर लोगों में ये चीज़ आहिस्ता बहुत फैलती गई और आज इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ फैल चुकी है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और उस सवालों के जवाब लोगों के पास देने के लिए नहीं है। वो कैसे है, उसकी थोड़ी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ मैं। जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि लड़की जो है इंडोनेशिया में बैठी है, मुसलमान लड़की वहाँ बैठी हुई है, उसको अपना लोकल मौलवी, इंडोनेशिया जो बिल्कुल एंड वाला मुल्क है, उसको जो ईस्ट वाली साइड पे उसको उसका लोकल मौलवी कहता है तुम्हें स्कार्फ वगैरह लेना हो और स्कार्फ के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो विद इन सेकेंड जो है वो चेक कर सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट पर जाकर किसी भी ऐप के ऊपर वीडियो में चेक कर सकती है। एक तो होती है आपने पढ़ना है, अखबार पढ़ना, कोई जाकर टीवी ऑन करना, वेट करना। वो पहले टीवी जब था तो उस वक्त भी चॉइस कम थी। अब सोशल मीडिया आ गया, वो जाके आसानी से चेक कर सकती है कि एक मुसलमान लड़की है वो तुर्की में किस तरह का लिबास पहन रही है, क्या मामला कर रही है, और वो खास अब आजकल सऊदी में जो मामला चले हुए हैं वहाँ पे कैसे है। तो एक मुसलमान लड़की जो है वो मोरक्को में रहती है, एक मुसलमान लड़की जो अमेरिका में रहती है, उसका मामला था वो सबके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद हिजाब के बारे में, स्कार्फ के बारे में जो भी जाते हैं जो मामला मौजूद हैं इस्लामी लिहाज से, वो उसी तरह मिनट में चेक कर सकती है। वो उस लोकल इमाम की मुहताज नहीं है। ये है मेन फ़र्क जो पहले हम बताने की कोशिश की है। लेकिन अभी वो उसी चक्कर के अंदर रही है क्योंकि अभी कंट्रीज़ ने अभी आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं अब हो सकता। ये चीज़ यहाँ से सारी नए दौर का आगाज़ हो चुका हुआ है। अब उसमें एक और चीज़ देखते हैं, जिस तरह इस्लाम के अंदर कहा गया है कि औरत की हुक्मरानी नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान के अंदर पंजाब के सूबे में आप देख सकते हैं मरियम नवाज़ जो हैं वहाँ की वज़ीर आला हैं। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसा स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया था, उसने वहाँ भी कहा था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, लेकिन उसका फिर भी स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जब मैंने पहले कहा कि जब पहले कंपैरिजन नहीं था, उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, अब और उस पर ट्रस्ट एलिमेंट, वो ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ था वो ट्रस्ट आहिस्ता आप कह सकते हैं कमज़ोर हो रहा है क्योंकि सवालों का जवाब नहीं है। इतने एक सवालों का आप कह सकते एक तूफान बरपा है और वो अपने साथ जब वो सवाल जो जवाब नहीं मिलेंगे अपने साथ बहुत चीज़ों को बहा के लेके जा रहा है और ये मामला शुरू हो चुके हुए हैं। जिस तरह और ये जो है मरियम नवाज़ ये पहली मुसलमान हुक्मरान नहीं है। मुसलमान दुनिया की जब पहली मुसलमान हुक्मरान जो है थी 1236 में रज़िया सुल्ताना है थी, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली के जो तख्त उस पर बुरजमान रही हैं। तो सबसे पहली मुसलमान हुक्मरान वो रह चुकी उस वक्त भी नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने पहले हिस्टोरिकल एलिमेंट बताया था ना आपको, वो इसलिए बताने की कोशिश की थी कि हिस्ट्री में आप चेक करें कि उनका रहन सहन का अंदाज अपने लिए इस्लाम कुछ मामला कुछ होते हैं, आम आवाम को किसी कंट्रोल करने की तरह रखा हुआ था। और यही मामला इस तरह के, मैं चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात ये कितना बड़ा तजाद है। उसके बाद आप देख सकते हैं सूद का मामला था। ये बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं 2-4 रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात को समझ में आसानी हो। आप कहेंगे या तो कि कहीं जा रहे हैं थानू समझ नहीं आते, तो मैं आपको आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा सूद के मामला था, सूद पे कहा जाता है कि सूद जो है वो लेना जो है और उस कारोबार करना, सूद के ऊपर कोई भी मामला करना, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग है। अब देखिए कौन सा मुसलमान मुल्क है जो सूद के बगैर चल रहा है। अब पाकिस्तान को IMF से कर्जा मिलता है, पाकिस्तान अपने मुसलमान मालिक से भी जो कर्जा लेता है, उसमें सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम हमारे पास आया था, UAE किससे लेता है, वो सूद पर लेता है।
अब यहाँ बताएं खुली, अब आम आवाम जो है जिसके पास पहले ये मामला मौजूद नहीं थे, वो सवाल नहीं कर सकते थे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो डरते थे लोकल, अब वो जाके खुल के ये सवाल कर देंगे ये क्या हो रहा है। उसके बाद पहले ये था कि औरत जो बगैर महरम के हाजिर उम्र करने नहीं जा सकती, अब सऊदी अरब में की इजाज़त दे दी हुई है। अब सवाल ये कई होता है कि क्या पहले इस्लाम ठीक था कि क्या अब इस्लाम ठीक है। इस तरह के कई और भी कई मामला आपके सामने मैं रख सकता हूँ मैं, तो लेकिन मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जिस तरह ड्राइविंग का, पहले वहाँ पे ड्राइविंग की औरत को का तो औरत ड्राइविंग नहीं कर सकती, अब औरत ड्राइविंग भी कर सकती है, अब बगैर महरम के सऊदी अरब की औरत कहीं भी जा सकती है। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं जो मामला हो रहे हैं वहाँ, जो आपके सामने सब कुछ हो रहा है। उसके बाद म्यूज़िक के बारे में अब खुला बात क्या है कि म्यूज़िक जो सुनना जो है ये हराम है, अब उसका आपके कानों में शीशा ला के डाला जाएगा, बड़ा कुछ कहा जाता है, बचपन में भी सुनता आया हूँ चीज़ें का, वो रोज़ इस बारे में कोई ना कोई बयान आ रहा होता है, आज भी आता है। लेकिन दूसरी सारे सब मुसलमान ममालिक के अंदर जो एक तरह म्यूज़िक के हराम के बारे में बातें होती है, दूसरी तरफ वहाँ का जो सिंगर जो है, जिस तरह पाकिस्तान में आप देख सकते हैं वो आतिफ असलम है, वो चाँद फ़तेह अली खान मानी नहीं है, उनके मिलियंस के फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं। ये एक क्वेश्चन उठाती है ये चीज़ें, हम की चीज़ें आम लोग सोचते नहीं इस बारे में, ये चीज़ें सवाल उठाती हैं ये कैसे हो रहा है। एक चीज़ का मतलब बिल्कुल हराम का, अब लोग कहेंगे ये इसका मतलब क्या मामला है, नहीं। बाकी मज़ाहब जो हैं जिस तरह हिंदुज़म भी कह सकते हैं, उसमें सिख भी कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी भी, यहूदी भी जो है वो भी हैं, बुद्ध, वो इस तरह वहाँ पे ऐसे मामला नहीं है। वो इस तरह के फतवे लगा कर किसी पे बिल्कुल लाइन नहीं लगाते हुए हराम है भाई आप जोते में जाएँ खान मामला करेंगे, यही सबसे बड़ा फ़र्क है। इतनी सख्ती से जो मामला किए गए, जैसे तस्वीर तारने के बारे में कहा गया तस्वीर तारना हराम है, टीवी रखना हराम है, ये सब चीज़ें हो रही ना। जैसे म्यूज़िक के बारे में मैंने बात की है, उसके लाखों फॉलोअर, ये अब एक आम बंदा कहता है ये क्या हो रहा है, वो सवाल उठाता है इस चीज़ के ऊपर। अब उसको जब सवाल नहीं मिलता तो अंदर एक तूफान बरपा होता है। जो पहले जो तूफान बरपा था तो उसको दब जाता था, कुछ चॉइस नहीं थी, उसको पता नहीं था। अब जो एक बंदा जो है, जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया में किसी मुल्क में बैठा हुआ है, जब उसको लोकल मौलवी जो है, ये ओवरऑल उसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें कहा जाती है, मिनट में चेक कर लेते हैं जाकर ये, तो वो सवाल उठाते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी मैंने पहले कहा, जब मैंने कहा कि इस्लाम को किस चीज़ से खतरा है, इस्लाम को सोशल मीडिया से खतरा है। इस्लाम को सोशल मीडिया पे क्यों होता है, इस्लाम को अपने ही जो जनरेशन जो है, जो काफ़ी बड़ी हो रही, जो आस्ता बढ़ रही जो है, जो इस वक्त यंग जनरेशन है, उनके सवालों से खतरा है। क्योंकि कोई, मैं पहले कई दफ़ा इस बारे में ये प्रूवन फैक्ट है कि कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी ऐसी मामला जो होते हैं, उसमें कोई भी इंसान हो, कोई कानून हो, कोई रिलीजन हो, कोई भी हो, वो जब सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं रहता, उसका बचना, उसका रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मामला होते हैं। अब उसमें आगे बात करने की कोशिश करूंगा कि जो सवाल वगैरह उठाए जा रहे हैं, अब इससे खतरा क्यों है इसके मामला की, क्योंकि इस वक्त ये सारे जो सवाल उठाए जा रहे हैं काफ़ी मुल्कों में, अभी ये जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, ये सवाल जो है आज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि उसके बिल्कुल जो कंक्लूजन पे आने से पहले थोड़ा मैं ऐड कर दूँ कि क्या मुसलमान जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा, इस्लाम सबसे ज़्यादा दुनिया में फैलने वाला मज़हब है। बिल्कुल वो क्यों है, उसके बाद अक्सर थोड़ी पेश करी थी, देखो जी अगर ये बात हो तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है वो क्यों फैल रहा है, वो हम ये उसको अगर आप डीप डाउन जाकर चेक करने की कोशिश करें, वो कन्वर्जन से नहीं फैल रहा। यानी ये नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम का दर कबूल कर रहे हैं इसलिए इस्लाम दुनिया में फैलता जा रहा है। क्योंकि एक तो हम आप उसमें भी दो चीज़ें आती हैं, जिस तरह हमारे मुसलमान जो लोग जो तबलीग करने गैर मुस्लिम मुल्क में जाते हैं उनको वहाँ पे, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा मौजूद है, वहाँ इक्वालिटी या हर चीज़ को, हर बंदे को कोई बात कर सकता है, इजाज़त है, वो खुल के जा रहे होते हैं, उनको इजाज़त मिल रही होती है। वहाँ पे कई लोग डिप्रेस होते हैं, कई होते हैं उनको कबूल करते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुसलमान ममालिक के अंदर कोई गैर मुस्लिम जो है, कोई हिंदू जो है, कोई क्रिश्चियन है, कोई उसको इजाज़त है आने की? यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क है। और यहाँ ये भी एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है ना, मैं सवाल पे सवाल उठ से, जैसे मैंने पहले कहा, सवालों का एक तूफान बरपा है, एक सैलाब है। तो ये आपके सामने है। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि एक तो के सवाल इजाज़त नहीं, दूसरी बात ये है कि कई मुसलमान, ये जो सवाल जो इस्लाम जो फैल रहा है वो कन्वर्जन से, या लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे उसको। अब वहाँ के बच्चों की जो पैदाइश और रेशो या बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब ममालिक हैं, जो आबादी वाले बहुत मुल्क हैं, वो ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं। अगर आप इंडोनेशिया से शुरू हो या मोरक्को तक आ जाएँ तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों के लिहाज की आबादी के लिए सबसे बड़ा जो है मुल्क है। मेरे ख्याल उसकी आबादी 35 करोड़ है। उसके बाद पाकिस्तान की आबादी 25 से 30 करोड़ है। उसके बाद नाइजीरिया, अफ्रीका का मुल्क, उसकी बहुत ज़्यादा आबादी है। बांग्लादेश की कितनी ज़्यादा आबादी है, सोमालिया चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चों की तादाद जो है, आप पता है कि यहाँ पे अक्सर आबादी का कितना बड़ा मसला है, गुर्बत के मसाइल इसलिए हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा। और फिर इंडिया के अंदर 25 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर रह रहा है, वहाँ भी आबादी का कितना बड़ा मसला देखा जाए तो वहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल लास्ट 10 साल के अंदर उन्होंने कहा है, जो टोटल मुसलमान की आबादी में जो इजाफा हुआ है वो अराउंड 35 मिलियन कह सकते हैं, 35 करोड़
35 सॉरी 350 मिलियन, 35 करोड़ जो मुसलमानों का, जो मैं लोग जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मुसलमान, क्योंकि अब जब मुसलमान घराने पैदा हुए हैं तो आप मुसलमान ही होंगे ना, तो 35 करोड़ जो है उसमें इजाफा हुआ है, इतने ज़्यादा लोग, 35 करोड़ के जितने बाकी जितने मज़हब हैं, उस पर क्रिश्चियनिटी ले लें, हिंदुज़म ले लें, सिख ले लें, बुद्धिज़्म, यहूदी, जिनको उनके सारे मज़ाहब मिला लिए जाएँ, सब मिला के उतना इजाफा नहीं हुआ जितना यहाँ पर इजाफा होगा। तो यहाँ इस वजह से जो है ना इस्लाम जो कहते हैं बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, वो कोई अपनी अपनी थ्योरी की वजह से, अपने मामला की वजह से नहीं फैल रहा, वो आबादी की वजह से फैल रहा है। कोई इतनी गुर्बत है, जिससे आपसे पता है गरीब बंदा जो है उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आबादी का, इसी वजह से वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अगर इस्लाम फैल रहा है तो क्या उसकी वजह से क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर लोगों की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी उसमें इजाफा हो रहा है? नहीं ना हो रहा। इसलिए पाकिस्तान देख सकते हैं आम लोग कितने 9 करोड़ के करीब लोग जो है गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडोनेशिया में बहुत लोग गरीब हैं, नाइजीरिया का पता ही है, वहाँ ऑयल भी है लेकिन लोग कितने गरीब हैं, सोमालिया का हाल आपका पता ही, पहले मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश का पता ही है आपको। यानी आप कुछ जो छोटे छोटे जो मुस्लिम मालिक हैं, जो थोड़े से अमीर हैं लेकिन उनकी आबादी बहुत कम है, जैसे यूएई है, छोटे छोटे मुल्क हैं, कतर है, सऊदी अरब, उनके पास ऑयल है, उनकी आबादी चेक कर लें तो वहाँ तो मसला नहीं ये वाला है, तो वहाँ पर इतना होता है मामला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि जो इस्लाम जो फैल रहा है उससे आबादी वजह फैल रहा है, उसमें कई लोग जो हैं वो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं कि ओपनली ये नहीं कह रहे, लेकिन आज सवाल बहुत उठ रहे हैं कि ओपनली इस्लाम को छोड़ के मामले होते हैं कि रिबेलियन के तौर पे कि हम इस्लाम को कबूल नहीं करते, हम बिल्कुल, वो इस वजह से कि स्टेट के अब अभी बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ है, सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत इजहार कर, लेकिन ओपनली अभी इजहार नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ ये थ्योरी में ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो लोग इस्लाम के अपने आप को जो आप कह सकते हैं डिसएसोसिएट कर रहे हैं उसमें तुर्की है और ईरान है। यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो इस्लाम छोड़ चुके हुए हैं। मुझे खुद कई बार एक्सपीरियंस हुआ है ईरानी लोगों से मिलने का, तो वो कहते हैं कि वो सबसे पहले जो बाहर आते हैं सबसे पहले इस्लाम का मज़हब को छोड़ते हैं। तो ये मैंने बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पे कि आबादी में इजाफे की वजह से सारे मामला हो रहे हैं। अब उन्होंने अब आपको मैंने थोड़ी थ्योरी बता दी है कि इस्लाम को किस चीज़ से खतरा है, इस्लाम को जिस चीज़ से खतरा है उनको अपने ही लोगों से, अपनी दी हुई थ्योरी से खतरा है, क्योंकि इसमें कई मैं लंबी लिस्ट बता सकता हूँ लेकिन मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल पहले ही दे दी हैं। अब उन्होंने कहा कि अभी ये नई जनरेशन जो पाकिस्तान सॉरी कह रहा हूँ मैं, जिसे मुसलमानों की जो नई जनरेशन आएगी वो लास्ट जनरेशन होगी मज़हब पे यकीन करने वाली, क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा है उसके जवाब नहीं है। जितना मर्जी आप सवाल, आप कान को इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, जब आपको सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं मिलेगा जो सेटिस्फाई कर सके सवाल करने वाले को, तो आप फिर वो आप उनको ऐसा मामला नहीं चल सकते। जिस तरह आप यही कहोगे जब आप किसी पर तो मतलब किसी दूसरे मज़हब पर बात कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारे लोग तबलीग करने वहाँ चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। बाकी मुल्कों में हमारा बंदा कोई मुसलमान बनता है, जिस तरह न्यूयॉर्क का जब मेयर बना है और वो हमारे मुल्कों में बनता है, तो वहाँ तो हम बड़े खुशी मनाते हैं। अब ये चीज़ें वह देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, हम जश्न तो बहुत मनाते हैं, लेकिन ये साथ साथ चीज़ें जो होती हैं यंग जनरेशन जो है जो इस वक्त AI के अंदर सोशल मीडिया में बड़ी हो रही है, वो उनके लिए जेहन में सवाल उठाती है। सिर्फ वो क्योंकि वो ट्रेडिशन के अंदर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट जिनके जिनके माँ बाप हैं वो अभी उनके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ट्रेडिशन है, वो कबायली कल्चर होता है, मतलब फिर निकलना अपने हर बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर लोकल जो मामला जो होते हैं वो हमारे अभी भी कई मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों के अंदर ऐसे मामला है, आप खुल के इजहार नहीं कर सकते, इसलिए खुल के ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा सवाल जो हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। लोकली वो अपने आप को जो अभी काफ़ी सख्ती है, जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का पता ही है आपको, कहते हैं अगर आपको ऐसे मतलब ऐसे वैसे सवाल कर सीधा फतवा लगाते हैं आपको, कई ऐसे अनफॉर्चुनेट किस्म वाक़ पेश आए, जिंदा जलाने के वाले आप पता ही किस चर्चाओं को आग लगाने का, तो कई ऐसे मामले पेश आए ना। जिस तरह फ़र्ज़ अक्सर बात हो रही है फ़लस्तीन गज़ा के बारे में, आके अक्सर लोग बाहर निकलते हैं। मैंने कई दफ़ा कहा है कि सूडान में जहाँ पर खाना जंगी जारी है, मुसलमान को मार रहा है, वहाँ कोई बात ही सवाल नहीं कर रहा। वहाँ देख लें यमन में ये मामला हो रहे हैं, सोमालिया में मामला हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान पे जाके वो जगह पे हमला किया था, उनके हॉस्पिटल पे कहते हैं अफगानियों को, उनका कहना है कि 400 बंदे मारे, किसी एक बंदे ने एहतजाज किया आके इस बात के ऊपर। अब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान में कई दफ़ा अल्लाह ताला वीडियो मौजूद है कि कितने बंदे वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान अराउंड 1 मिलियन के करीब जो है बांग्लादेश के बॉर्डर बैठे हुए हैं, उनका पुरसानी हाल कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इस बारे में है। तो ये चीज़ें देखने वाली ना कि ये सारी आस्ता आस्ता अपने ये बेस बना रही हैं। इसलिए तूफान, इसलिए जो उन्होंने कहा कि जो आने वाली जनरेशन जो होगी वो इस्लाम की आखिरी जनरेशन होगी। और क्या इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ख़त्म नहीं होगा। वो जिस तरह आप कह सकते हैं कि वो जो एक असर होता है जिसके ऊपर सारा फेथ लेकर लोग चलते हैं कि नहीं मेरा, आप किसी से पूछे ना, अक्सर आपको जो जिनकी ज़्यादा स्टडी नहीं हो अपने आप को पहले मुसलमान कहेंगे। अगर पूछे ना कि आप पहले इंसान है कि मुसलमान है, वो पहले मुसलमान कहेंगे, क्योंकि उसमें अक्सर मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि हमारे मुसलमान के ममालिक के पास कोई हीरो नहीं है। हर हीरो को हम इस्लाम की मज़हब से मिलाते हैं। ओवरऑल जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर उनके मूवीज़ के अंदर अलग हीरो हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में न्यूटन है, जो हर यानी डिफरेंट, आप समझ गए होंगे, उनके हर स्पोर्ट्स के अपना हीरो है। ओवरऑल देखा जाए इंटरनेशनल तौर के ऊपर मुसलमान दुनिया में जब बच्चा को बड़ा होता है उसके बाद ज़्यादा हीरो वगैरह नहीं होते।
फिर उसको फिर ज़्यादा मजबूर किया जाता है, फिर उसको अपने कंप्रोमाइज़ वो करता है अपने इस्लामिक हीरो को सामने रखते हुए। इसलिए वो सारे का सारा ज़हन जो होता है वो इस्लाम के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके बाद लेकिन बाद में जब सवाल उठते हैं, सवालों के जवाब नहीं होते, वो बात तो नहीं कर सकता, वो फिर कहता है कि इसी को ऐसे कबूल किया जाए एम्बैरसमेंट की वजह से। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर चल नहीं सकती, जैसे मैंने पहले कहा, उसका सम अप इस तरह करूँगा, जिस थ्योरी में कहा गया कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस्लाम के ऊपर अमल करने वाली या जिसको अपने आप एसोसिएट करने वाली लास्ट जनरेशन होगी। उसके बाद ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इस्लाम ओवरऑल लोग जो अपने लोकल तौर पर भी अपने आप को इस्लाम से डिसएसोसिएट करेंगे। अब ये सारी थ्योरी आपके सामने रख दी है, इसका हल क्या है? हाल ये है कि जो क्रिश्चियनिटी वाले लोगों ने किया, जो बाकी वेस्टर्न वगैरह ने किया, उन्होंने आके वहाँ पे ओपन किया, सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने अपना ये रियासती अमूर का मजहबी अमूर से अलग कर दिया। उसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है वो चाइना की है। चाइना ना किसी मजहब को नहीं मानते, ज़्यादातर आबादी जो उनकी है, ना वो अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं। जमहूरियत वाली बात भी नहीं, आज दुनिया में तरक्की करके दिखाई है उन्होंने। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, दे सकते हैं, हर चीज़ में तरक्की की है उन्होंने। हमारे पास वो चीज़ भी नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को लोगों को सही हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, वहाँ पे उनके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट करना पड़ेगी, फिलोसफी, कल्चर, इस तरह की चीज़ों में ओपन करनी पड़ेगी। उन सवालों के लोगों को सवाल करने दिया जाएगा, उनको मोहब्बत के साथ उनको सवालों को करने दिया जाए। उन मोहब्बत के साथ जिस सवाल का जवाब नहीं है, उनको सवालों का जवाब उनको बताया जाएगा, इस सवाल का ऐसे ये मामला था, अगर आपको खुद रिसर्च करें, उनको मोहब्बत के साथ। मुख्तसर बात ये है, जिस सवाल का जवाब नहीं है उसको बताया जाएगा इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल का अल्टरनेटिव ये है। अगर हम उनको चुप कराएंगे, हमारे पास सवाल का जवाब जब नहीं होगा, तो अगर उनको चुप करा ड्रा धमका के चुप कराएंगे, वो दौर अब नहीं रहा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा बात बन चुकी हुई है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ये हुक्मरान जो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको लोगों के अंदर एक एजुकेटेड किस्म का जो है लोग जो मामला तो लेके आने पड़ेंगे, वो लोग सामने लेके आने पड़ेंगे, जो लोगों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकें, उनके लेवल पे जाके बात कर सकें। क्योंकि अगर आप बहुत पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो मामला ये दुनिया पहले वाली नहीं है। हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। ये AI का दौर है, जहाँ पे आके AI से जब पूछें वो आपको कोई भी चीज़ आपको समझ रखता है, कोई भी हिस्टोरिकल एलिमेंट जो है मजहबी लिहाज से, दूसरे लिहाज से, तो इसलिए आप ऐसे नहीं कंट्रोल कर सकते। इसलिए मेरी अपने हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि कौम के अंदर साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI के अंदर जो चल रहा है, फिलोसफी में, कल्चर में, हिस्टोरिकल एलिमेंट, इसको लेकर ताकि एक हेल्थी कौम लेकर आ सकें। उसी तरह ये चीज़ें सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे सर्वाइव नहीं करेंगी, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये काफ़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मेरा मकसद था आपके सामने रख सकूँ। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होगा, लेकिन आने वाले जो लोग जो होंगे वो इसको समझ सकेंगे कि ये सारे मामला यहाँ पे कैसे पहुँचे। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।